जरा सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफे के लिए बनी थी, वो देखते ही देखते एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। आज हम इतिहास के इसी सबसे कह सकते हैं असाधारण बदलाव की कहानी को समझने जा रहे हैं। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि एक कॉरपोरेशन के एक साम्राज्य में बदलने की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मसालों और कपड़ों का सौदा करने वाली एक कंपनी करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करने वाली इतनी बड़ी ताकत बन कैसे गई? तो चलिए, इस कहानी की बिल्कुल जड़ से शुरुआत करते हैं। और इसकी जड़ में है एक बहुत ही साधारण सी मगर बेशकीमती चीज, मसाले। उस जमाने में यूरोप में काली मिर्च जैसी चीजें सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाती थी, नहीं, वो तो दौलत और रुतबे का सिंबल थी। और इन सब चीजों का खजाना कहाँ था? भारत में। सदियों से ये सारा व्यापार जमीन के रास्ते होता था। लेकिन फिर आया साल 1453, जब कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, तो ये रास्ता समझिए एक झटके में बंद हो गया। अब यूरोप की ताकतों के पास कोई चारा ही नहीं बचा था। उन्हें भारत के इस खजाने तक पहुंचने के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजना ही था। और यहीं से खोज का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। और फिर 1498 में इतिहास बदल गया। वास्को डे गामा नाम का एक पुर्तगाली खोजकर्ता भारत पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। पहली बार किसी यूरोपियन पावर का भारत के साथ डायरेक्ट सी लिंक बना था। इसका सीधा मतलब था बिचौलियों का खेल खत्म और मुनाफे की एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खुल गया था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और मुनाफा? कितना मुनाफा हुआ होगा, यकीन नहीं होगा। वास्को डी गामा की सिर्फ पहली यात्रा का मुनाफा शुरुआती लागत का 60 गुना था। 60x। सोचिए, जब ये खबर यूरोप पहुंची तो जैसे आग ही लग गई। अब हर कोई इस दौड़ में शामिल होना चाहता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं थी। वास्को डी गामा का ये मशहूर बयान देखिए। इससे पुर्तगालियों के दोहरे इरादे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक, ईसाई धर्म का प्रचार और दूसरा मसालों का व्यापार। और देखिए, जब व्यापार और धर्म एक साथ चलते हैं ना, तो टकराव तो होना ही था। पुर्तगालियों की इस जबरदस्त कामयाबी ने यूरोप की दूसरी ताकतों को भी भारत की तरफ खींच लिया। अब डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी सब इस खेल में कूद पड़े। अब ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं रह गई थी, ये अब वर्चस्व यानी कि दबदबे की लड़ाई बनने वाली थी। और देखते ही देखते अगली एक सदी के अंदर भारत का पूरा समुद्री तट यूरोपियन ट्रेडिंग पोस्ट्स और किलों से भर गया। अब समझिए कि मैदान एक ऐसे घमासान के लिए तैयार था जो इस उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अब जब इतने सारे खिलाड़ी मैदान में थे, तो अंग्रेजों ने अपनी जबरदस्त नेवी पावर का इस्तेमाल करके एक एक कर अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। पहला नॉकआउट पंच लगा पुर्तगालियों को। 1612 में स्वाली की लड़ाई में उन्हें ऐसी हार मिली कि उनका समुद्री दबदबा खत्म हो गया। पुर्तगालियों के बाद अगला नंबर था डच का। 1759 में हुई बेदारा की लड़ाई। इस हार के बाद भारत में एक बड़ी ताकत के तौर पर उनका खेल भी खत्म हो गया। अब मैदान में सिर्फ दो ही बड़े खिलाड़ी बचे थे, ब्रिटेन और फ्रांस। अब भारत पर कंट्रोल की लड़ाई अपनी फाइनल राउंड में पहुंच चुकी थी। ये था ग्रैंड फिनाले, यूरोप की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच, ब्रिटेन बनाम फ्रांस। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क था, जिसने शायद लड़ाई का नतीजा पहले ही तय कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका एक ही मकसद था मुनाफा। वो फटाफट फैसले लेती थी। दूसरी तरफ थी फ्रांसीसी कंपनी, जो कि सरकारी थी और सरकारी कामकाज के ढर्रे में फंसी हुई थी। यही तेजी और यही आक्रामकता अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार बनी। और इन दोनों की दुश्मनी भारत में कर्नाटक युद्धों के रूप में सामने आई। ये असल में प्रॉक्सी वॉर थे। मतलब लड़ाई तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोप में चल रही थी, लेकिन उसका मैदान भारत बना हुआ था। पहले युद्ध का तो कोई खास नतीजा नहीं निकला, लेकिन दूसरे और तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत की और आखिरकार एक निर्णायक जीत हासिल की। इस पूरी लड़ाई का जो टर्निंग पॉइंट था, वो थी 1760 की वांडी वाश की लड़ाई। बस इस एक हार ने भारत में फ्रांसीसियों के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया और इसके साथ ही अंग्रेज इस उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी यूरोपियन पावर बन गए। खेल खत्म।
अपने सारी यूरोपियन दुश्मनों को रास्ते से हटाने के बाद कंपनी का मकसद अब पूरी तरह बदल चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ व्यापार से काम नहीं चलेगा। असली खेल, असली मुनाफा तो जमीन पर कब्जा करने में है। और इसका मतलब था भारत के स्थानीय शासकों, नवाबों और राजाओं से सीधी टक्कर। इस नए दौर की शुरुआत हुई 1757 में प्लासी की लड़ाई से। एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव की मुट्ठी भर ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की विशाल फौज। कहने को तो ये एक जंग थी, लेकिन असली लड़ाई मैदान पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी। प्लासी की लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि साजिश और धोखे से जीती गई। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब की ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था और मीर जाफर ने अपनी सेना को लड़ाई से दूर रखा। नतीजा, ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर प्लासी एक साजिश थी तो बक्सर की लड़ाई एक असली मिलिट्री विक्ट्री थी। यहाँ कोई धोखा नहीं था। यहाँ कंपनी ने मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के पूर्व नवाब तीनों की मिलीजुली फौजों को हराया। इस एक जीत ने ये साफ कर दिया कि कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि भारत की एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन चुकी है। बक्सर की जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, और इस संधि ने खेल हमेशा के लिए बदल दिया। मुगल सम्राट ने कंपनी को दीवानी दे दी, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। अब कंपनी एक व्यापारी से शासक बन गई थी और अब वो भारत के ही पैसों से भारत को जीतने वाली थी। दीवानी के अधिकार हाथ में आते ही कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया और यहीं से उस कंपनी राज की नींव पड़ी जो आगे चलकर ब्रिटिश राज में बदलने वाला था। लेकिन हाँ, सत्ता पर कब्जा करने का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। इसमें दशकों तक चले युद्ध शामिल थे, मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे ताकतवर दुश्मनों से और शक्तिशाली मराठा साम्राज्य से। इन सब के खिलाफ भयानक लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनके जरिए कंपनी ने धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से पूरे भारत पर अपना दबदबा बना लिया। अब देखिए, मिलिट्री जीत के साथ साथ कंपनी ने जमीन से पैसा निचोड़ने के लिए कई कठोर लगान सिस्टम भी लागू किए। रयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी, नाम अलग अलग थे, लेकिन इन सभी सिस्टम का मकसद सिर्फ एक था, भारत से ज्यादा दौलत निकालकर ब्रिटेन भेजना, भले ही इसकी कीमत यहाँ की आम जनता को चुकानी पड़े। कंपनी के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक टीपू सुल्तान के ये शब्द उस जबरदस्त प्रतिरोध की भावना को दिखाते हैं जिसका सामना कंपनी को करना पड़ा। आखिर में ये कहानी इस बात की है कि कैसे सिर्फ व्यापार के इरादे से आई एक कंपनी एक पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बन बैठी और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई जिसका असर आज भी इस पूरे क्षेत्र पर महसूस किया जाता है।